वन पास्ट वन मीनिंग। तो देखिए वन पास्ट वन मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में। पास्ट एक था या अनेक था, अतीत जो था वो एक था या अनेक था, मतलब ज़्यादा बार में डिवाइड कर रहा है। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? आपने इस बुक का टाइटल नोटिस किया? इस बुक का टाइटल जो था इस चैप्टर का वो था द पास्ट, मतलब हम अवर पास्ट यानी कि हमारा अतीत। We have used the word past in plural to draw attention to the fact that past was different for different groups of people. मतलब जो अतीत है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिए क्या है, द लिव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। मतलब जो शिकारी वगैरह थे या जो क्या कहते हैं किसान वगैरह थे, उनकी जो लाइफ थी वो किंग और क्वीन की लाइफ से अलग थी। द लिव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। व्यापारियों की जो लाइफ थी वो शिल्प जो मतलब हाथ वगैरह से जो चीज़ें बनाते थे उन लोगों से अलग थी। एंड सो ऑन, इसी तरीके से और लोगों की लाइफ भी क्या थी, अलग अलग थी। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे, आज के समय भी अगर आज की बात की जाए, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश में अलग अलग लोग अलग अलग क्या करते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स, मतलब वो क्या है कि अलग अलग कस्टम्स और अलग अलग रीजन से क्या करते हैं, वो बिलोंग करते हैं। अलग अलग उनका एरिया होता है, अलग अलग धर्म होता है। जैसे कि आप देखो एग्जाम्पल टुडे, आज के टाइम पर मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान इसलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग। कि अंडमान निकोबार में, अंडमान इसलैंड में रह रहे जो लोग हैं वो अपना खाना जो है वो फिशिंग करके, मछली पकड़कर, हंटिंग उनका शिकार करके, एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और इसके अलावा जंगलों से सामान लेकर, जंगलों से उत्पाद वगैरह, जंगलों में जाकर कुछ फल वगैरह खाकर वो अपना लाइफ गुजारते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट, इसके जबकि विपरीत देखा जाए, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज, अधिकतम जो लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं, सिटीज में रह रहे हैं। ठीक है। डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, जो कि किस पर डिपेंड करते हैं, फूड पर डिपेंड करते हैं, फूड पर निर्भर रहते हैं। डिफरेंसेस सच एज दीज एक्सिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। इसी तरीके से आज के टाइम पर जो डिफरेंस है उसी तरीके से पास्ट में भी यही डिफरेंस देखने के लिए मिलता था। आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। पहले मैं स्पीड में पढ़ा रहा था लेकिन फिर मैंने स्लो कर दी है अपनी स्पीड। बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, इसके अलावा अगर बात करें तो और भी अलग डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फाउट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। मतलब क्या होता था कि जब राजा वगैरह युद्ध करता था ना, लड़ने के लिए जाता था, फाउट करता था, मतलब लड़ाई वगैरह करता था, तो वो अपने रिकॉर्ड्स, अपने यानी कि जो उसने विजय विक्ट्रीज करी है, मतलब युद्ध जीता है वो, तो उसको क्या करता था, वो उसका रिकॉर्ड बनाकर रखता था कि मैंने आज इस राज्य को जीता, एक साल बाद मैंने इस राज्य को जीता। तो उस चीज़ का वो क्या करता था, रिकॉर्ड्स रख कर रखता था। मतलब पत्थर वगैरह पर खुदवा कर, जनरली सी बात है। जनरली इसके अगर, और इसी तरह से ऑर्डिनरी पीपल जो थे, मतलब जो रहने वाले लोग थे राजा को छोड़कर, जो अलग लोग थे, सच एस हंटर्स, इनमें कौन कौन से आ जाते थे ऑर्डिनरी लोग में से? हंटर्स आ जाते थे, शिकारी आ जाते थे, फिशिंग पॉल का जाते मछली पकड़ने वाले, गैदर्स आ जाते थे, मतलब एक समूह वगैरह संगठन, फार्मर्स और हर्डर्स जो शिकारी वगैरह हुआ करते थे, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ वॉट दे डिड। वो जो काम करते थे उनका कोई रिकॉर्ड वो नहीं रख पाते थे, और ऑब्वियसली जो थे गरीब आदमी बेचारा वो क्या करेगा, वो तो कमाएगा, वो क्या इन चीज रिकॉर्ड रिकॉर्ड पर ध्यान देगा, है ना। वाइल आर्कियोलॉजिक हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लिव्स, इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल्स है, मतलब पुरातात्विक जो चीज़ें हैं, खदानों में जो चीज़ें मिली हुई हैं, वो मदद करती हैं टू फाइंड आउट, ये पता करने के लिए कि देयर लीड्स, उनकी जो जीवन यापन था वो कैसे रहता था। देयर इज मच डेट रिमेन्स अननोन, अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अननोन है, हम लोगों को पता ही नहीं है कि ना कि हमारे अतीत में क्या होता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें मिल रही हैं तो काफ़ी कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा है ना। तो वॉट डू डेट्स मीन्स, अब बात करते हैं डेट्स का मतलब क्या है। अब जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि ना कि 320 BC, 320 AD, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब अपन ये समझते हैं। देखो, इफ समबडी आस्क यू द डेट, अगर आपसे कोई व्यक्ति डेट के बारे में पूछता है, दिनांक के बारे में पूछता है, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर, तो आप क्या बताते हो? आप बता देते हैं इतनी तारीख है, इतना मंथ है और इतना महीना। जैसे कि आज की तारीख की बात करें तो आज तारीख कितनी है, शायद मेरे को लगता है 21 तारीख है, 21 नहीं, एक है, 1 नवंबर, 1 नवंबर 2022, है ना।
तो दीज ईयर्स आर काउंटेड, तो हमने क्या बताया, पहले डे बताया, फिर मंथ बताया, फिर ईयर बताया। 2000 एंड समथिंग, तो हम क्या बता देते हैं, इसमें 2000 दिया है तो 2000 बता देते हैं, या तो अभी मैंने बता दिया 2022 बता दिया। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ। अब ये डेट कब तक की, ईसा मसीह के जन्म से बाद की डेट है ये। मतलब जैसे 1 नवंबर 2022 बोल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब क्या है कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तो उससे 2022 बाद ये जो आज की डेट है 1 नवंबर 2022 ईसा मसीह के जन्म को, ठीक है, क्या माना गया, डेट बताने का तरीका माना गया। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो अब क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे कौन थे, जीसस वगैरह, जो जीसस क्रिस्ट थे ना, वो किसके थे फाउंडर थे, क्रिश्चियनिटी के, जो आपको क्रिश्चियंस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं उनके फाउंडर थे। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, तो इसमें दिया है 2000 लेकिन अपन 2022 लेके चल रहे हैं, तो 2022 का मतलब क्या होगा कि जीसस के बर्थ के 2022 साल बाद। All dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letter BC। लेकिन अगर उनके जन्म के पहले कोई चीज़ हुई है तो हम उसके लिए यूज़ करते थे BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ओके। अगर ऐसे बात करें 367 BC, तो इसका मतलब क्या है, ईसा मसीह के 367 साल पहले, ठीक है। In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point। इस किताब में हम 2000 को अपने स्टार्टिंग पॉइंट मानकर चलेंगे, ठीक है, मान के चलो, हमें क्या करना, आप 2000 मानो चाहे कितना ही मानो, समझने से मतलब है ना। लेटर्स विद डेट्स, अब लेटर्स के अकॉर्डिंग डेट्स को कैसे समझते हैं वो भी अपन सीखते हैं। BC, अभी आपको पता है बिफोर क्रिस्ट होता है, वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स, कभी आप डेट्स को AD में दिखा पाओगे, जैसे 367 AD। AD का मतलब होता है एंटी डोमिनो। दिस स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड, ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, एग्जाम्पल क्रिस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, अब 2012 को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 2012 AD। 2022 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2022 AD, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, CE इज यूज इंस्टीड ऑफ AD, AD की जगह पर CE यूज होने लगा। आप देखिए कभी कभी आपको CE देखने के लिए मिलेगा, AD देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड BC इंस्टीड ऑफ BC, और BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट जो यूज होता था उसके लिए BC यूज होने लगा। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका भी मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है, CE क्या होता है और BCE क्या होता है। चलिए समझते हैं भाई। द लेटर C स्टैंड फॉर कॉमन ईरा, भाई CE का मतलब होता है कॉमन ईरा, और BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा, है ना। वी यूज दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन ईरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हम इन टर्म्स का यूज क्यों करने लगे, क्योंकि जो क्रिश्चियन ईरा है उसका अधिकतम वर्ल्ड में यूज किया जाने लगा है, वर्ल्ड के अधिकतम कंट्रीज में। इन इंडिया वी बिगिन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स एगो। जो हम BC और AD का यूज करते हैं ना, वो भारत में लगभग लगभग 200 साल पहले यूज होती थी। अब BC और BCE यूज होने लगे, यानी कि बिफोर ईरा और कॉमन बिफोर ईरा, ये चीज़ यूज होने लगी है। सॉरी, बिफोर कॉमन ईरा है ना, कॉमन ईरा और बिफोर कॉमन ईरा इन इंडिया, ठीक है, यहाँ तक आ गए। एंड समटाइम द लेटर BP मीन्स, अब कभी कभी BP भी आ जाता है, तो BP का मतलब क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट, भाई बिफोर प्रेजेंट दोनों यूज कर देते हैं, बिफोर प्रेजेंट, तो BP यूज नहीं करते, आर यूज्ड, ओके। एल्स है, इसके बाद अगर ये आप देखो तो हम इस पेज पर पहुंच चुके हैं, ये आपको छोटे छोटे चित्र दिख रहे हैं, इनके बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दिख रहा है आपको, देखिए कितने साफ सुथरे चित्र। अभी इन चित्रों की खासियत मालूम पड़ेगी क्या आपको, क्या हाँ ये चित्र नहीं है, ठीक है, देखते हैं, बहुत राज छुपा बैठा है इनके अंदर। We have seen that inscriptions are inscribed on hard surface। आपको मालूम है कि जो इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे वो कहाँ पर लिखे जाते थे, हार्ड सरफेस पर, पत्थर वगैरह पर लिखा जाता था, कि भाई कभी इसको कोई मिटाने की कोशिश करे तो नहीं मिटल पाए। मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, कुछ तो ऐसे हैं जो 700 साल पुराने। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज, अब जो भी इंस्क्रिप्शन है वो दोनों भाषाओं में लिखे गए हैं,
स्क्रिप्ट और लैंग्वेज, ओके, स्क्रिप्ट्स भी हैं और लैंग्वेज भी है इसके अंदर। लैंग्वेज विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज ओवर टाइम। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स दोनों ही समय के साथ कैसी होती है, चेंजेस। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड। अब जो भाई जिसने खोज की है वो क्या समझे। अब जैसे कि मान लो आज के टाइम पर आपने कुछ लिख दिया पत्थर पर, अब 200 साल बाद कोई व्यक्ति आता है तो वो उस भाषा को क्या समझ पाएगा कि जो हमने क्या लिखा है, क्योंकि उस टाइम में तो परिवर्तन हो चुका होगा ना, चेंजेस हो चुकी होगी। क्योंकि आप देखो ना, संस्कृत से हिंदी आ गई, तो कुछ टाइम बाद अब मोस्टली लोग इंग्लिश को जाने लगे, हिंदी को इतना नहीं देखते प्राथमिकता। तो अब 200 साल बाद भाई कुछ और हो जाए, हमें क्या मालूम, हम तो 200 साल तक तो रहेंगे ही नहीं यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ज़्यादा चेंजेस हो, क्योंकि अब काफ़ी हम डेवलप्ड में आ चुके हैं। नेक्स्ट पीढ़ी जो आगे देखते हैं, दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डिस्परमेंट। और ये जो प्रोसेस होती है, समझने की जो प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं डिस्परमेंट। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाते हैं जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, वो इतना दिमाग लगाते हैं, अपना दिमाग मतलब कर लेते हैं। अब आप देखो, इन्होंने ये चित्र दिए ना, उसके नीचे आपको लेटर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब ये लेटर आपको शायद दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, इसका पीस दिया है शेर को, सॉरी शेर ही है ना ये, हाँ, शेर को कैसे शो किया है, एल से। और आप यहाँ पर देखोगे शेर को एल से, कबूतर है, कबूतर की बाज है, बाज को ए से शो किया है ना। ओके, तो इस तरीके के इन्होंने लेटर्स बनाए। और वो लोग चित्र बना के गए थे, तो जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको किस में कन्वर्ट किया, लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। आगे देखो, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ डिस्परमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट। जो डिस्परमेंट की जो हमको देखने के लिए मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, इजिप्ट से देखने के लिए मिलता है। अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका। अब ये इजिप्ट जो कहाँ पर है, नॉर्थ अफ्रीका में। वेयर देयर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स, जहाँ पर राजा वगैरह और जो रानी होते तो 5000 साल पहले रहते थे। वही 5000 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो रोसेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट में एक क्या था, टाउन था जिसका नाम था रोसेटा। एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड। अब यहाँ पर एक स्टोन मिला, पत्थर मिला, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, स्क्रिप्ट्स लिखी हुई थी, विच कंटेन्स इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब 3 लैंग्वेजेस में ये देखी गई। एंड स्क्रिप्ट थी ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टन्स। 2 फॉर्म्स में इजिप्टन्स की और ग्रीक मिला। Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame. स्कॉलर्स ने ये देखा, जो खोज करता था उसने ये देखा कि जो नाम वगैरह लिखे गए हैं, उस पर किंग्स के नाम लिखे गए हैं, क्यून के नाम लिखे गए हैं, वो एक छोटी सी फ्रेम पर लिखे गए हैं, कॉल्ड अ कार्टोज। इसको क्या बोलते हैं, कार्टोज बोलते हैं। देन प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्शियन साइन साइड बाय साइड। फिर उन्होंने क्या किया, ग्रीक और इजिप्शियंस जो लेटर थे उनको साइड बाय साइड किया। एंड आइडेंटिफाई द साउंड फॉर विच द इजिप्शियन लेटर स्टूड। और उन साउंड को प्रोड्यूस किया जो इजिप्शियन लेटर्स लिखे गए थे। एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हैं, अ लाइन स्टूड फॉर एल। जो लाइन है वो किसके लिए यूज किया गया, एल के लिए यूज किया गया। मतलब उसमें वो चित्रकारी करते थे, हम लेटर लिखते हैं वो चित्रकारी करते थे, देख रहे हैं उनका माइंड, चित्र से समझते थे वो। एंड अ वर्ड फॉर ए, वर्ड को किससे शो किया गया, ए से शो किया गया। ये भाई हमारे स्कॉलर्स हैं, मतलब स्कॉलर्स वो स्कूल में पढ़ने वाले नहीं, जो खोज करता हुआ करते थे वो। वंस दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर, फिर उन्होंने अलग अलग करके, भाई ये इसका ये होगा, इसका ये होगा, जब उनको बिखेरा उसके नीचे लेटर्स लिखे, तब समझ में आया कि भाई ये लेटर इसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए यूज हुआ है। दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शन एज वेल। इसी तरीके से और भी कई इंस्क्रिप्शन ऐसी हैं जो लिखे गए हैं और उनके ऊपर सर्चिंग चल रही है, क्या लिखा है इन्होंने, बताओ। चलो मैचिंग पर आ जाते हैं, दिख रही है मुझे ये मैचिंग है, तो मैचिंग कर लीजिए। नर्मदा वैली, नर्मदा वैली का क्या दिया, द फर्स्ट बिग किंगडम, हंटिंग एंड गैदरिंग होती थी। सिटीज अबाउट 2005 ईयर, सिटीज तो थी नहीं नर्मदा वैली, चलो छोड़ो। अर्ली एग्रीकल्चर, खेती का भी कोई साधन नहीं था नर्मदा वैली में। द फर्स्ट सिटीज, फर्स्ट सिटी भी नहीं थी, तो इसका क्या जाएगा, हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए यूज होती थी। आगे देखते हैं, मगध, ये तो आप जानते हो पहला साम्राज्य यही था, द फर्स्ट बिग किंगडम। गारो हिल्स क्या था, यहाँ पर खेती होती थी, याद करो आप, हिमालय विंध्य पर्वत की। इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, ये तो इंडस जो पहली सिटीज थी हमारी, यहाँ पर लोग आके बसे थे। गंगा वैली जो लगभग 2500 साल पुरानी है, तो सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स है। तो आपका ये चैप्टर जो है फर्स्ट वो पूरा तरीके से कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा चैप्टर 7, फिर इसी तरीके से क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे।
तो आप लोग अपनी प्रिपरेशंस कीजिए, अच्छे से समझिए। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है या अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप कीजिए। ठीक है, आज के लिए चलिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम कल नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।